हाय गाइस, नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। पहली बात तो हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हमारे पास पढ़ रहे थे। फिर हम उन बच्चों की बात करेंगे जो आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास पढ़ेंगे। और फिर हम थोड़ा सा आपको आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। देखिए, हमने अपने पिछले 2 सालों के बैच में काफ़ी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को पढ़ाया, राइट। एक बार जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चों को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अनसब्सक्राइब कर देते हैं अपने जो हमारी ऐप है उससे। ईडब्ल्यूएस के बच्चे शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाद बाद में हमने ये नोटिस किया है कि लापरवाह हो जाते हैं। जो मेरी बात समझ में आई है वो ये है कि एक तो उनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, और दूसरा ये लगता है कि मुफ्त में चीज़ मिल रही है तो वो हमेशा के लिए हमारे पास रहने वाली है। तो ये बेसिकली जो ईडब्ल्यूएस का सीन है, आ, ये थोड़ा बच्चों के लिए हानिकारक हो रहा है। हमारे पास जो बच्चे थे उनको हमने पढ़ाया और फिर उनको हमने अपने उससे हटा दिया, क्योंकि देखो हमारे पास नए बच्चे ऐड होते रहते हैं, पुरानों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, और लापरवाही बरतने वाले ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे फिर आगे चल के अपने भविष्य के साथ भी वही खिलवाड़ करते हैं। तो मुझे वो बात थोड़ी सी अटपटी लगी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को दोबारा रिपीट नहीं करवाता हूँ। एक्चुअली हम लोग का एक कलेक्टिव फैसला है हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कि ईडब्ल्यूएस वाले जो भी बच्चे होंगे उनको दोबारा रिपीट नहीं कराएंगे, फ्री में नहीं कराएंगे। अगर उनको क्लासेस पढ़नी है तो वो फटाफट, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फटाफट कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब फटाफट पकड़ें, सरकारी के चक्कर में नहीं रहें, और अपने पैरों पे तुरंत खड़े हो जाएं। तुरंत, बिल्कुल, क्योंकि एक बार हमने आपको मौका बहुत अच्छा सा दे दिया है। दोबारा हम वो मौका किसी दूसरे लायक डिजर्विंग कैंडिडेट को देंगे। अब रही बात उन बच्चों की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और फ्री में हमारी कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप, आज तारीख है 21 अगस्त। एक सेकंड ज़रा, मैं ये, हाँ, टीवी, वो सीसीटीवी की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए वो बंद कर दिया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज 21 अगस्त, 21 अगस्त है। अगस्त के महीने एंड तक जितने हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आवेदन आ गए, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, एक चीज़ बहुत अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं जाति के आधार पे कोई भी काम नहीं करूँगा। आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप बनिए हो, और भी जो भी व्हाट्सोएवर, या आप आ, किसी भी धर्म विशेष के हों या कुछ भी हों, उस बेसिस पे मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगा। उस बेसिस पे मैं आपको बिल्कुल भी मौका, पढ़ाई में फ्री में पढ़ने का मौका नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपकी स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आपको ईश्वर ने उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाया है, तो हुआ क्या है कि आपको उतने मौके नहीं मिल पाए जितने थोड़े आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को मिले। तो ऐसे लोगों का मैं बड़ा पक्का दोस्त हूँ, बहुत अच्छा साथी हूँ। तो ऐसे लोगों को हम मुफ्त में अपनी कोचिंग में वर्ल्ड क्लास लेवल की बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल की। आप हमारे स्टूडेंट से पूछिए, और भी जिन्होंने हमसे पढ़ा है उनसे हमारे बारे में कभी पूछिए कि हमारी बायोलॉजी की क्लासेस पढ़ के उनमें क्या चेंज आया। पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ रही, करियर भी एक तरफ रहा, उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है।
पूरे खानदान में सिर्फ एक आदमी ऐसा होता है, पूरी पीढ़ियों में देख लीजिएगा, जिसकी पर्सनैलिटी ट्रांसफ़र होती है हर जनरेशन में। जैसे मान लीजिए आप अभी नॉर्मल हैं, आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, आपकी जीवन में कुछ बदलाव आया, और वो बदलाव मान लीजिए कि सकारात्मक बदलाव है, पॉजिटिव कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, तो वो पॉजिटिविटी आपकी आने वाली पुश्तों में पीढ़ियों में चलती रहेगी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शिक्षा इतनी गहरी चीज़ है। ठीक है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, सब बकवास, टोटल बकवास। शिक्षा कोई शेरनी का दूध होता है क्या? शेरनी के दूध सुअर को पिलाओ, सुअर के बच्चों को पिलाओ, क्या वो दहाड़ेगा? टोटल नॉनसेंस। शिक्षा जो है वो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। शिक्षा बहुत शांत चीज है। शिक्षा आपकी आत्मा को पवित्र करती है, समझ रहे हैं? शिक्षा ज्ञान है। इस धरती पे आप कमाने के लिए थोड़ा ना आए हो, इस धरती पे आप गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा ना पैदा हुए हो। आप इस धरती पे मनुष्य बन के जब पैदा हुए हो तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि दूसरे मनुष्य और दूसरे पशुओं की रक्षा करना, उनकी सहायता करना, क्योंकि आप में अक्ल है, इसके अलावा हमारा और कोई नहीं है। बस हमको जीने के लिए, अपना जिंदा रहने के लिए कुछ साधनों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमको पैसा चाहिए, इसीलिए हमको गाड़ी चाहिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमारा जो मूल मकसद है वो मोक्ष है, वो शांति है, और शिक्षा हमें उसी मार्ग पे ले जाती है। जू होता है, जू में होता क्या है, कभी कभी एक सुअर के बच्चे हुए, और जो फीमेल सुअर थी वो मर गई, और ठीक उसी मोमेंट पे एक शेरनी थी, उसके बच्चे हुए। तो सुअर के बच्चों को जब आप शेरनी के बच्चों के साथ रख देते हैं तो वो शेरनी का दूध पीने लग जाते हैं, तो क्या वो शेर बन जाते हैं? या इसका वाइसे वर्सा करिए कि शेरनी मर गई, शेरनी के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको किसी नर्सिंग जो फीमेल सुअर है उसके पास रख दिया, लैक्टेटिंग सुअर के पास, और वो शेर के बच्चे जब सुअर का दूध पियेंगे, बड़े होंगे, तो क्या वो सुअर जैसा बर्ताव करेंगे? खुद सोचिए ना, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ये क्या बकवास है। लोग कैसे कैसे कोरिलेट करते हैं ना चीज़ों को। शिक्षा कोई भी शेरनी का दूध नहीं है, कोई दहाड़ना नहीं है, किसी को नहीं दहाड़ना है। दहाड़ने वाला एटीट्यूड ही तो ख़त्म करना है। आज जितने भी सरकारी विभागों में अफसर जाके बैठे हैं, सब दहाड़ ही तो रहे हैं जनता पे, और क्या कर रहे हैं? कल एक एक दाजू हैं हमारे, आशीष जोशी नाम है उनका, बहुत अच्छे हैं, और मेरा तो उनके साथ बहुत अच्छा बैठना होता है। तो उन्होंने मुझे एक इतनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, भारत में लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको शिक्षा मिल रही है, लेकिन विद्या किसी को नहीं मिल रही है। मैंने कहा, यार व्हाट्स द डिफरेंस, ये क्या बात हुई, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाया। उन्होंने कहा, देखो शिक्षा पी के लोग दहाड़ रहे हैं, शेरनी का दूध दहाड़े, और गुर्रा किस पे रहे? जनता पे रहे। जबकि विद्या से क्या आती है? विद्या ददाति विनयम, श्लोक तो है हमारे पास, संस्कृत में है कि नहीं? जैसे जैसे आप विद्या ग्रहण करते हैं वैसे वैसे आप सोबर होते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं, और अच्छे मनुष्य के रूप में आपका एक मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूं? तो हमको पढ़ लिख के बनना क्या है? क्या बनना है हमको पढ़ लिख के? आप सोचिए ज़रा। हमको पढ़ लिख के कोई चांद पे नहीं जाना है, कोई मार्स पे नहीं जाना है, हमको इसी धरती पे रहना है। और धरती पे रह के हमको क्या करना है? दो रास्ते हैं आपके पास। आप भोग विलास में फंस जाएं, ऐशो आराम में, वो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। जो लोग ऐश कर रहे हैं करते रहें। लेकिन दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि सेवा भाव, दूसरे मनुष्य के प्रति समर्पण का भाव, ये होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर तो ये भाव समय के साथ आया। बचपन से मैं ऐसा नहीं था, बचपन से मैं थोड़ा दूसरे डायरेक्शन का था। लेकिन जैसे 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 एजुकेशन थोड़ी अच्छी होती गई, पढ़ते गए, तो अहमियत समझ में आने लगी चीज़ों की। एक छोटे से कीड़े की भी वही वैल्यू है जो एक बड़े से जिराफ की है। दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अब
मैं इस बात का भी पक्षधर नहीं हूं कि आपके पास मच्छर आके बैठा, आप उसको मच्छर को मार नहीं रहे हैं। आपके पास बिच्छू आके बैठा, आप बिच्छू को मार के भगा नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं इतना संत महात्मा वाला वो नहीं देता हूँ। कोशिश करिए कि आप उसको उड़ा दें या वैसे भगा दें, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप मार सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। और आपका जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। एक मच्छर का जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, या एक इंसान का जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है? किसका जिंदा? इंसान का भाई। एक इंसान अगर जिंदा रहेगा तो वो भविष्य में कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे अरबों खरबों मच्छर जिंदा रह सकें। लेकिन अरबों खरबों मच्छर मिलके भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि जिससे एक इंसान जिंदा रह सके। भगवान ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा शरीर दिया है, ठीक है? तो इसीलिए मनुष्य की वैल्यू ज़्यादा है, किसी भी, कहीं भी, कोई भी। इस पे तो मुझसे आप बहस कर सकते हैं। जैसे मैं एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि एक बहस चलती है, साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये टकराव हमेशा बना रहता है। सिविल सर्विसेज, नेतागिरी या इन चीज़ों में टॉप टॉप पोजीशन पे देखिए आप लोग, तो यहाँ आर्ट्स वाले ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और अगर साइंस कम्युनिटी, डिस्कवरीज या कुछ इन्वेंशन इस तरीके के देखिए, दवाइयाँ, मेडिकल, तो वहाँ साइंस ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइंस वाला कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। मतलब इस तरीके के तर्क मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। और उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली। उन्होंने, देखो, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने मान लिया एक, अब मैं कैसे आपको समझाऊं, चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। लियोनार्डो डा विंची ने वो पेंटिंग बनाई है, ठीक है? अब वो पेंटिंग आप देखिए, और लियोनार्डो डा विंची जो थे उनकी और भी बहुत सारी पेंटिंग देखिए। हमारे इंडिया के जो पेंटर थे, उनका नाम कुछ वर्मा करके था, साउथ इंडिया के पेंटर थे, देखिएगा, मैं भूल गया उनका नाम। वो भी वर्ल्ड क्लास पेंटर थे इंडिया के। ऐसे ही पिकासो हैं पेंटर, बहुत सारे पेंटर हैं दुनिया में, एक से बढ़कर एक पेंटर हैं। आप ही के मोहल्ले में, आप ही के अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे आजकल इस लेवल की पेंटिंग कर दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ हो। तो बहुत अच्छे अच्छे पेंटर पैदा हुए हैं। तो मान लो लियोनार्डो डा विंची ने एक पेंटिंग बनाई, मोनालिसा, ठीक है? आज हम उस मोनालिसा की पेंटिंग को पेरिस के म्यूजियम में या कहीं देखते हैं, और हम खूब करोड़ों रुपया खर्च करके, हजारों रुपया खर्च करके वहां जाते हैं उसको देखने के लिए। अगर लियोनार्डो डा विंची पैदा नहीं हुए होते तो क्या मोनालिसा कोई बना पाता? कोई नहीं बना पाता, क्योंकि ये उनके दिमाग की कल्पना थी। इस धरती पे वो कभी होती ही नहीं। चीज़ों को मतलब आर्ट्स वाले जो लोग हैं वो ऐसी चीज़ें बना के चले जाते हैं जो पहले कभी नहीं थी, अपनी कल्पनाओं के दम पे। तो उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है अब आप समझ लीजिए। दूसरी ओर विद्वानों के विद्वान एल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे के गए। एल्बर्ट आइंस्टीन अगर पैदा नहीं होते तो क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई दूसरा साइंटिस्ट देता? हाँ, बिल्कुल देता। उनके थोड़ा लेट देता, ठीक है, या उनसे बहुत ज़्यादा लेट स्टेजेस में देता, लेकिन देता ज़रूर। अकेला नहीं देता, चार पांच लोग मिलके वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आते, लेकिन आती ज़रूर। तो वैज्ञानिक का इतिहास में होना या ना होना किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए, बात सुन लो, कोई भी साइंस का स्टूडेंट है, उसका इतिहास में होना या ना होना, इससे धरती के इतिहास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हो तो भी अच्छा है, आप नहीं हो तो भी अच्छा है। आज नहीं तो कल वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो ही जाएगी। लेकिन एक आर्ट्स का स्टूडेंट अगर खो जाए कहीं, तो आपको वो नायाब चीज़ें देखने को कभी नहीं मिल पाएंगी जो उसके दिमाग की कल्पना होती है। तो आई होप आर्ट्स वालों को ये साइंस वाले कभी भी कम अकल से नहीं देखेंगे आज के बाद। थोड़ा सा ना उदार जीवन मतलब होना चाहिए आप लोग का, उदार दिमाग में होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए।
दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। बहुत हमारे स्टूडेंट्स भिड़े रहते हैं ऑनलाइन, हमने देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट्स वालों का मजाक उड़ाते हैं। नेवर नेवर एवर डू दिस। इससे पहले हमने कभी आपको ये बात नहीं बताई, आज बता रहे हैं। ठीक है? तो वैज्ञानिक विज्ञान का पढ़ना नहीं पढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लॉज हटा दो, सारे न्यूटन के लॉ हटा दो, सब कुछ हटा दो। ग्रेविटी की खोज किसने करी? मान लो न्यूटन कहते हैं, वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये पहले से ही वर्णन है इसका, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं न्यूटन का नाम। अगर न्यूटन ग्रेविटी नहीं बताता तो क्या भविष्य में कोई दूसरा नहीं बताता? बिल्कुल बताता। तो विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो डिस्कवरीज हैं उसके अंदर, वो वैसी की वैसी प्रिजर्व हैं। उनके ऊपर से बस धूल की परत हटाने का काम कोई ना कोई आके कर देगा। लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कुछ ऐसी नई चीज बना के इस धरती पे देके जाते हैं जो पहले कभी नहीं थी और ना कभी भविष्य में होगी, क्योंकि कल्पनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी ध्यान दें। आप लोग ना, जैसे हम लोग तो साइंस की अपनी क्लास करा ही रहे हैं, हमारा सिलेबस हो रहा है, तो आप लोग भी आप ऑन टाइम बिल्कुल अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करके रखिए। जो लैंग्वेज वाले हैं, खासकर जो इंग्लिश पढ़ते हैं, खासकर जो हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, लैंग्वेज वाले, आप लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। रोज़ नए नए नॉवेल्स पढ़िए, कोई ना कोई बुक्स पढ़ते रहिए। पढ़ की जस्ट कीप ऑन रीडिंग। ग्रामर अपनी बहुत अच्छी बनाइए, तो आपका सिलेक्शन पक्का 100% होगा। ठीक है? और जो हिस्ट्री या दूसरे अलग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं या जो भी होते हैं, वो भी अपने सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दें, पढ़ते रहें, तब आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। जॉब्स आती हैं एक झटके में आती हैं, तुरंत तुरंत आएंगी, तुरंत तुरंत हाथ से निकल जाएंगी। तैयारी अच्छी रही तो सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर 1 साल बाद फिर आपको पहाड़ वही चढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर है, अभी मौका है और फॉर्म आ सकते हैं, चांसेस हैं अभी कि इस बीच अब फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल के अंदर तो चुनाव हैं। तो प्रक्रिया जो होती है सिलेक्शन की, वो साल भर तो ले ही लेती है। पूरा एग्ज़ाम से, कॉपी चेक से, चेक होने से लेकर इंटरव्यू से लेकर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो चांसेस हैं कि अब आपके फॉर्म्स वगैरह इस तरीके के टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्म आएंगे। तो तैयारी करके रखिए। और भी कई एग्ज़ाम जो भी होते हैं रिलेटेड एग्ज़ाम्स, उनमें आप लोग ज़रूर बैठिए। अब पॉलिटिक्स क्या है ना, पॉलिटिशियंस का कोई भरोसा नहीं होता। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो वो इन्हीं के हाथ के हम लोग कठपुतली बन के रह गए हैं। बेसिकली इनकी मर्जी, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। जैसे एक सिस्टम होता ना कि हर साल आपका एग्ज़ाम होगा, आपका हर साल लेक्चररशिप के लिए सिलेक्शन होगा और आपको टोकन दे दिया जाएगा। जैसे जैसे टीचर्स रिटायर होते जाएंगे, आपको आपके टोकन के अनुसार वहाँ फिट करते चले जाएंगे, करते चलेंगे। आपको जीवन भर इंतज़ार करके बैठना नहीं पड़ेगा। ये हमारी सोच है। जैसे आज की डेट में कोई एक स्टूडेंट है जो 30 साल जिसकी उम्र है, वो तैयारी कर रहा है। भाई 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे करते करते उसकी उम्र 35-36 साल पहुंच गई। ठीक है? और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर उसको हर साल मौका मिलता पेपर देने का, तो 30, 31, 32 साल के अंदर वो कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेता, उसका सिलेक्शन हो जाता। तो 32 साल से 35 साल तक भले ही आप उसको एक टोकन दे के बैठा दो, तो वो कम से कम खुश रहेगा। तनख्वाह मत दो, लेकिन एटलीस्ट एक टोकन दे के बैठा दो, तो वो दिमाग में उसका बना रहेगा कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, टोकन है। जैसे ही कोई सरकारी जॉब से रिटायर होगा तो उसकी जगह मेरा नंबर आएगा और मैं फिट हो जाऊंगा। इन 3 सालों में, 2-3 सालों में वो प्राइवेट जॉब कर लेगा, वो भी खुशी खुशी करेगा। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेस में डाल देंगे, एग्जाम ही नहीं कराएंगे, 35 साल में 4-5 साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार एग्जाम कराएंगे, तो बच्चा स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस में जाएगा, जीवन मरण का खेल हो जाएगा एग्जाम उसके लिए, या तो आर या तो पार। ये नहीं होना चाहिए। तो सरकारों को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये पॉलिटिशियंस थोड़ा ना, ये बहुत ज़्यादा बेलगाम से हो गए हैं। पूरे मतलब पूरे दुनिया में देख लीजिए, मैं कोई भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया में ये खेल इतना गंदा हो चला है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा पॉलिटिक्स का मूल नियम समझाता हूँ। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था एक बुक में, कि एक लायन को जंगल पे राज करना था, तो उसने एक टाइगर को अपॉइंट किया कि टाइगर, कि मेरे बिहाफ पे जाओ और जंगल को देखो। तो टाइगर ने कहा मैं अकेला कैसे देखूंगा। तो उसने टाइगर के साथ 10 भेड़ियों को, वुल्फ जो होते हैं, उनको
उसके साथ लगा दिया कि जाओ तुम 10-11 जने जाओ और पूरे जंगल का पूरा मेंटेनेंस करो, राज करो मेरे बदले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बदले में लायन जो था वो टाइगर को एक भेड़ दे देता था खाने के लिए। अब टाइगर जो था वो सीधा साधा, वो क्या करता था, भेड़ के 2 टुकड़े करता था, नहीं सॉरी, भेड़ के 10 टुकड़े करता था और सब भेड़ियों को और खुद को बराबर बराबर सब मिल बांट के खाते थे और जंगल जाते थे, खुशी खुशी रहते थे। पूरे जंगल पे सारा नियंत्रण रहता था, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ऐसा 1-2 साल तक चला। फिर एक दिन क्या हुआ, भेड़ियों को ये लगने लगा कि हम टाइगर के बराबर हैं, क्योंकि वो बराबर उनको बैठा के खिला रहा था। तो भेड़ियों ने बगावत कर दी, भेड़ियों ने मिलके टाइगर की पिटाई कर दी। टाइगर रोता रोता किसके पास पहुंचा, लायन के पास, कि ये क्या हो गया, ये देखिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लायन ने कहा आ चल मैं तुझे सिखाता हूं कि राज कैसे किया जाता है। तो लायन ने क्या किया, उस भेड़ के 2 टुकड़े करे, राइट, टाइगर को दिखाने के लिए। एक बड़ा टुकड़ा खुद खाया और दूसरा टुकड़ा उन भेड़ियों के बीच में फेंक दिया, जाओ लड़ो, चीर फाड़ के खुद ही खाओ। भेड़िए क्या होते थे, आपस में लड़ाई में ही उलझे रह गए, कौन कितना खाएगा, कौन कितना खाएगा। 4-6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। 4-6 महीने बाद भेड़ियों में से जो अल्फा भेड़िया था वो निकल के आ गया। वो क्या करता था, उस आधे टुकड़े में से एक टुकड़ा खा जाता था बड़ा, और बाकी टुकड़ों को बाकी भेड़ियों में बांट देता था। इस तरीके से जंगल का राज उस लायन ने कायम किया। कैसे, लायन जो था उसने ये कहा कि अब मुझे सबको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ ये अल्फा जो मुझको मिल गया है इसी को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो जब भी वो भेड़ के टुकड़े करता था, एक बड़ा अपने पास रखता था, एक छोटा टुकड़ा थोड़ा साइज में बड़ा अल्फा को खिला देता था और बाकी छोटे टुकड़े उनमें बांट देता था। तो इस तरीके से वो पूरा सीख गया किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करना है। तो ये नेता लोग भी अब ये सब सीख चुके हैं कि छात्रों को कैसे कंट्रोल करना है, सरकारी कर्मचारियों को कैसे कंट्रोल करना है, समझ रहे हैं, जनता को कैसे कंट्रोल करना है, महिलाओं को, SC ST समाज को कैसे कंट्रोल करना है, सवर्ण समाज को कैसे कंट्रोल करना है, सब समझ गए, सब समझ गए, सब आता है इनको, पारंगत है उसमें। तो इसीलिए कोई रिवोल्ट नहीं हो पाता, कोई उठ ही नहीं पाता, कोई खड़ा होकर बात ही नहीं कर पाता। सब आपस में ही इतने उलझ गए हैं लड़ने मरने में, क्योंकि संसाधन बहुत कम है, मीट के टुकड़े बहुत कम है, इसलिए भेड़िए आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक कहानी थी, कहानी के तौर पे इसको आपको थोड़ा पॉलिटिक्स समझाने की कोशिश करी मैंने। बाकी आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर रहिए। जब वोट देने की बारी आती है तो वोट देते टाइम कोई भी नेता हो उससे कम से कम 2-4 सवाल जो आपके मन में हैं वो ज़रूर पूछिए। अदरवाइज फिर आप में और अनपढ़ लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि छात्रों के जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। हमारे भारत के अंदर विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे छात्र रहते हैं, पहाड़ के लोग, हमारा जीवन ना बहुत स्ट्रेसफुल जीवन होता है। एक तो पहाड़ में हमको नौकरियां नहीं मिलती हैं प्राइवेट, जितनी प्लेन्स में तो कोई फैक्ट्री है, कोई कहीं लग जाता है, कोई कहीं कुछ, कोई कुछ कर लेता है। पहाड़ों में हमारे साथ ना बड़ी दिक्कत है ये। तो हम लोग ना, पहाड़ के लोग 35 साल तक, करीब 30 से 35 साल तक जो जीवन होता है वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। 35 साल के बाद एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ यार अब थोड़ा हमको कहीं और भी देखना चाहिए, हम ही कमज़ोर हैं, हमारा नहीं हो रहा है सिलेक्शन। लेकिन 35 साल से पहले तक आप किसी छात्र से पूछेंगे, वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ होता है कि हाँ मैं तो ये करूँगा ही करूँगा। उसके बाद आंखें खुलने लग जाती है कि हाँ थोड़ा सा अब मुझे तैयारी का स्तर अच्छा करना है, क्योंकि समय निकला जा रहा है। और 35 साल तक जो उसकी उम्र होती है वो बहुत स्ट्रेस में बीतती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी छात्र के साथ वो स्ट्रेस रहे, इसीलिए मैं बायोलॉजी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक, जो हमारी क्लासेस होती हैं बायोलॉजी की ऑनलाइन, वो कोई पैसों के लिए नहीं होती है, वो इसलिए होती है ताकि आप लोग का जीवन अच्छा बने। पैसों के लिए पढ़ाना होता तो एक से बढ़कर एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनके ऑफर मेरे पास करीब करीब रोज आते हैं, रोज किसी ना किसी का फ़ोन आता है
अभी बीच में भी एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किसी एक का फ़ोन आया था और उसने मेरे को एक बहुत अच्छी रकम ऑफ़र करी कि आप आइए और पढ़ाइए। हमने नहीं पढ़ाया, हम थोड़ा अलग टेम्परामेंट के हैं। तो EWS वाले जो गरीब छात्र हैं वो, ये अगस्त का महीना कितनी तारीख तक है, 30 तारीख तक जाता है, कितना जाता है, एक मिनट कैलेंडर देखते हैं, रुकिए। अगस्त का महीना जाता है 31 तक, ठीक है। तो 31 तारीख तक जो भी ये वीडियो देखेगा, 31 अगस्त तक, और जो गरीब है, जो वाकई में जेन्युइनली गरीब है, अच्छा गरीब की भी हमने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं, जैसे जो विधवा हैं, जिनको, जो आर्मी वाले थे और आर्मी में शहीद हो गए, उनके बच्चे हैं या उनके वो हैं, आर्थिक संकट में हैं, और महिलाओं को खासकर जिनको बहुत परेशानी है, ससुराल में पढ़ने नहीं देते। मेरे पास ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे पास छात्र स्टूडेंट रही हैं जिनको ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते थे, तो चुपके चुपके पढ़ती थी, चुपके चुपके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की और सिलेक्शन हुआ उनका। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को आगे लाने का होता है, ठीक है। मुझे कभी भी आप मैसेज भेजेंगे, मुझे अपनी कास्ट के बारे में, मुझे किसी की कास्ट के बारे में कुछ नहीं सुनना है, प्लीज़ वो सब मुझे कभी मत भेजिए, ठीक। मुझे बस अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए। जो भी मुझे अपनी कास्ट से रिलेटेड कुछ भी लिख के भेजेगा, मैं उसको सीधे ब्लॉक कर दूंगा, सीधे। मैंने 7 या 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। उन लोगों ने थोड़ा सा क्लास के बीच में हमारी डिस्टरबेंस क्रिएट करना चालू कर दिया था। उस समय उन लोगों ने बड़े बुरी बुरी शब्द हमें लिख के भेजे थे व्हाट्सएप पे। अभी भी हमारे पास वो मैसेज पड़े हुए हैं कहीं। तो हमने उन लोग का कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2-3 साल पहले की। आज वही स्टूडेंट हमको पलट पलट के अलग अलग नंबरों से मैसेज भेज के माफ़ी मांग रहे हैं, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमको प्लीज़ पढ़ा दीजिए। मेरे पास वो भी मैसेज हैं, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। एक बार अगर आपसे मन उखड़ गया है ना, तो फिर वो दोबारा मन जोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। इतना समय भी नहीं है, इतनी तकलीफ़ में खुद को क्यों दूँ। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा मुझे भी उदार बनना चाहिए, पर अभी मैं उस स्टेज में हूँ नहीं कि मैं इतना उदार बन सकूँ। आने वाले भविष्य में 2-4 महीनों में शायद ये भी अंतर मेरे में आ जाए, तो मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूँगा, ठीक है। पढ़ाई दूँगा, क्या करना है। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा वैल्यू समझने की ज़रूरत है। एक गुरु का समाज में, एक टीचर का, एक शिक्षक का समाज में दर्जा क्या होता है। देखो, माँ बाप और गुरु में कोई अंतर खास नहीं होता है, ये बात याद रखिए। अगर आप अपने माता पिता को गाली दे सकते हैं, तो आप अपने गुरु को भी गाली दे सकते हैं। तो इसलिए आपकी फिर वैल्यू कोई है ही नहीं हमारी नज़रों में। इस वजह से मैं ऐसे बच्चों से, ऐसे छात्रों से थोड़ा सा दूरी बना लेता हूँ। वो मेरे को मैसेज बार बार भेजते हैं, सर प्लीज़ पढ़ा लीजिए, प्लीज़ पढ़ा लीजिए। हालांकि मेरा दिल बड़ा पसीज जाता है कि यार इतना वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो बिल्कुल मना कर देता है। तो अभी हम एक मीटिंग करेंगे अपने स्टाफ के साथ और उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो फिर आगे निर्णय जैसा भी होगा वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब आप क्या करिए ना, आप जितने भी गरीब, जिनके पास, जिनको मौका नहीं मिला पिछली बार, जिन्होंने EWS कैटेगरी में नहीं पढ़ पाए, या कुछ घर में ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसकी वजह से आप आर्थिक संकट में हैं और आपको पढ़ने की बहुत इच्छा है, कहीं सिलेक्शन हो जाए, मौका नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर कुछ नहीं है। आप तुरंत मुझे 6396007220 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। जैसे ही आप हमें हेलो लिख के भेजेंगे या नमस्ते या प्रणाम लिख के भेजेंगे, आपके पास एक तुरंत मैसेज आएगा पलट के। वो एक उस तरीके का वो होता है कि प्रोफोर्मा टाइप का, उसके हिसाब से आप अपना डिटेल्स हमें फिर लिख के भेजिए। जैसा जैसा उस मैसेज में लिखा है वैसा वैसा आप भेजिए। उसके बाद फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको जो भी बैच होगा उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैच की भी एक सीमा है, हाँ, लिमिटेड। और जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, जो बच्चे विशेषकर MSc में हैं या MSc पास आउट हैं, बॉटनी और जूलॉजी वाले, और जिनका सपना है कि टीचिंग करें, किसी कॉलेज में प्रोफेसर बने या लेक्चरर बन जाएं, या LT क्लियर करके कहीं स्कूल में पढ़ाएं, 10th ग्रेड में पढ़ाएं, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाएं, उनको भी अपना सब्जेक्ट बहुत मजबूत करना है। तो आप लोग ना हमारी ऑनलाइन क्लासेस तुरंत ज्वाइन करिए,
बिना देरी करे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। और जैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे आपको 2-4 दिन में ही अपने भीतर एक अंतर लगने लग जाएगा। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, इसमें बहुत सारी इधर उधर की बातें आज हमने आप लोगों से करी। एक्चुअली मौका नहीं मिल पाता है इतना ज़्यादा बैठने का, लेकिन जब भी बैठते हैं तो फिर वो लंबा ही थोड़ा वीडियो बन जाता है। और बाकी अगर आप लोग हमसे नहीं पढ़ते हैं लेकिन बायोलॉजी में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो किससे पूछें आपको हो जाती है, तो आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप में लिख के भेज दीजिए करिए, मैं वहाँ पर भी आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छा इंसान बनना है, शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करके जिसको दहाड़ना है, जिसको नरभक्षी बनना है, दूसरे इंसानों को खाना है, वो उन्हीं शिक्षकों से पढ़ाई करे जो ये सब सिखाते हैं। हम लोग इस तरीके का नहीं सिखाते हैं, हम तो आपको बहुत प्रेम सद्भाव, शिक्षा से तो आपको विनम्रता आनी चाहिए, हम तो आपको ऐसा सिखाते हैं। ठीक है, तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए, नमस्कार।